तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है कि हमको अपना पेज रिडायरेक्ट कराना है। लाइक आपने कभी फॉर्म भरा होगा, देखते होंगे थैंक यू पेज पे जाता होगा, कुछ सेकंड बाद खुद रिडायरेक्ट कर देता है, किसी और पेज पे चला जाता है। ये सिंगल सी यही लाइन यूज होती है। यहाँ पे होता है कि कितने सेकंड में आप कराना चाहते हो। बाई चांस ये मैंने पेज ओपन किया अभी। ठीक है, किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो गया ये। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, रिडायरेक्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन कभी मतलब ये हम तब जैसे आपने फॉर्म सबमिट कराया कहीं, थैंक यू पेज पे यूआरएल में ये डाल दो, ये तो आपने स्टैटिक डाल दिया है। यही होता है कि अपना जब इफ एल्स कंडीशन लगाते हो तो अपने कंडीशन लगा दो, भाई जब मेरा डेटा आएगा लाइक एक्स इक्वल टू 5, जो भी कंडीशन आपकी अपनी बनेगी, मेरे को इस पेज पे जाना है, नहीं आएगा तो इस पेज पे। आप वही प्रोफाइल वाली बात होती है फेसबुक पे, चीज़ों को सीधे वहीं पे आओ। आप जो चीज़ देखना चाहते हो वही देखते हो, नहीं देखते हो तो वहाँ पे एरर बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज आ जाता है, भाई आपने अपना नाम सर्च किया नहीं है तो भाई नॉट फाउंड आ गया। वो एल्स की कंडीशन होती है, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं अपना एक एल्स में लास्ट में उसको जाना ही जाना है। ऐसा तो नहीं भाई कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ बोले ही ना, फिर आप भी कन्फ्यूज रहे, वो भी कन्फ्यूज रहे। तो चीज़ें क्या होता है कि गुड मॉर्निंग, चीज़ें क्या होती है डिफाइन करनी पड़ती है हमको। इफ़ एल्स की सिंगल यही कंडीशन होती है। अब यूज कैसे करना है, लाइफ में करना है, प्रोग्राम में करना है, वो आपके ऊपर है कैसे करोगे आप। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से करोगे। बीच में वही है कि आपने जैसे लूप चल रहा है, आपने अपना कोई वेरिएबल बना दिया, डेट डिफाइन कर लिया, कुछ भी उसके अंदर लूप, बस अपने लूप कोई भी चलेगा तो आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, और चलेगा करली ब्रेसेस के अंदर ही, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो लूप कोशिश करना। अगर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे तो कोई भी यही पूछेगा कि ये नहीं कोई कहेगा भाई मेरे को कुछ प्रिंट करके दिखाओ। वही पूछेगा भाई फॉर लूप के पैरामीटर क्या होते हैं, कंडीशन क्या होती है। इफ़ एल्स कोई पूछेगा तो इफ़ एल्स पूछेगा, उसको आपको बताना रहेगा सर पहले इफ़ में हम कोई मैच कराएंगे या फिर कंडीशन देंगे। इफ़ में क्या कोई कंडीशन दे रहे हो आप, इफ़ में कर क्या रहे हो आप, कंडीशन दे रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको एक कंडीशन दिया है, इफ़ भाई एक्स इक्वल टू 5 है, वो अपना कहेगा हाँ भाई मेरे पास 5 है तो ये मेरे को प्रिंट करना, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो मेरे को ये करो। उसके अंदर और कंडीशन चलाना चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को एक्स इक्वल टू 5 चाहिए तो ये एक्स इक्वल टू 7 चाहिए। इस चीज़ को आप बढ़ाते जाओ इफ एल्स को, एल्स इफ को। ये सेम यहाँ पे भी यूज हो रहा है, इसमें सिंटैक्स भी नहीं चेंज होता, ये सेम आपका जावास्क्रिप्ट में जब पढ़ोगे तो सेम ऐसे ही चलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि ये ज़रूरत आपको पड़ कहाँ रही है, यूज क्यों करना चाहते हो। अब मैं अलग से इफ एल्स की क्लास का कोई मतलब ही नहीं बनता, यही मैं बीच में ही लाया कि यहाँ पे चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी भाई, हाँ इसलिए हम यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है। हेलो, राजलक्ष्मी आवाज़ आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप पिंग कर लेना या चैट पे मैसेज कर देना। रिडायरेक्ट या फिर जो चीज़ें हैं वही, इसको मैं कुछ कंडीशन फंसती हैं तो वही हम निकाल सकते हैं, और तो कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, स्टेटमेंट का स्विच केस का, स्विच केस पढ़ा है सर? सेम चीज़ें उसमें भी रहती है, उसमें बस ये हमको डिफाइन करने पड़ते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में एक चीज़ बताया था मैं, वेरिएबल और डिफाइन, एक छोटी सी चीज़ थी वो शायद मिस हो गई। हाँ, हाँ आप थे पिछली क्लास में। अच्छा हाँ, तो वो चीज़ें मैं आई थिंक मिस नहीं, मिस हो गई थी लेकिन हम्म, मैं वो चीज़ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अब अपना ये बस एक्सप्लेन करके फिर अपने वर्डप्रेस पे आते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फिर चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे।
ये भी एज ए आप समझ के रखो कि जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये भी एज ए वेरिएबल ही होता है, बस इसका कॉल करने का तरीका, कॉल करने का तरीका आपका थोड़ा सा चेंज होता है। अब इसमें कोई वेरिएबल आपने बनाते हो तो हमेशा डॉलर से इसके वेरिएबल बनते हैं। इसके वेरिएबल मान के चलो ऐसे डायरेक्ट आपने डिफाइन कर दिया, लाइक ग्रीटिंग आपने वेरिएबल बना दिया है, उसके अंदर कोई आपने टेक्स्ट दे दिया है जहाँ पे कहीं पे भी कॉल करनी है, तो ये एज ए, और पीएचपी में ये है कि कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तब एज ए मान के चलो ग्लोबली डिफाइन हो जाता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं होता है आई थिंक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नो इशू, नो इशू, आप कनेक्ट हो लो। अब आ रही है सही? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कनेक्ट हो जाओ, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो इसमें आप डिफाइन कर दिए, मतलब कि कोई चीज़ को आपने पर्टिकुलर कर दिया, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, एज ए वेरिएबल की तरह काम करेगा, ऐसा नहीं कि वेरिएबल कुछ और हो गया, लेकिन हाँ इसका सिंटेक्स तरीका अलग है। आपने लाइक ग्रीटिंग कोई वेरिएबल बना दिया, ये एक्सप्लेन करना है, कोई पूछे डिफाइन हो तभी वो, नहीं तो आप वेरिएबल भी बोल सकते हो, मैं इसके लिए वो नहीं बोलूँगा कि वेरिएबल ना बोलो। अब सामने वाला समझना या फिर कंफ्यूज करना चाहता है तो उसकी अलग ही कहानी है। आप चाहो तो इसको, अगर आपने ये भी कर दिया तो मेरे को इशू नहीं है, आप एक्स को कॉल करो कभी भी, लेकिन जब इको कराओगे तो डॉलर एक्स कराओगे। इसमें क्या होता है कि आपने डिफाइन कर दिया ग्रीटिंग के अंदर ये टेक्स्ट है, आप कहीं पे भी यूज करो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कॉल करोगे ऐसा नहीं आपने ऊपर ग्रीटिंग डिफाइन किया, यहाँ पे आपने ये करके कॉल कर लिया। कॉल करने का बस ये है कि आप डिफाइन कर दिए किसी कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो आपको हमेशा यूज करना है, तो आपने ऊपर डिफाइन कर दिया। भाई मेरे को 9 बजे जाना है तो अपना एक डाइस लिख दिया, आगे अपना टाइम लिख दिया, जो हमेशा ही परमानेंट डिफाइन रहेगा। वेरिएबल ये होता है कि आप चेंज कर सकते हो उसको भी, चेंज आपको इसको भी चेंज करना था, अपने आप आया चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है उसको। लेकिन डिफाइन करने का तरीका जो आपने ये ग्रीटिंग लिखा है, ग्रीटिंग आप जो आपने लिया है, जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स हैं उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अपने आप जो नहीं सॉरी इसके जो हैं उसमें आप जो इसके डिफाइन वाली चीज़ें होती हैं जितने बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं उसको आप छोटा बड़ा करो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने डिफाइन कर दिया ग्रीटिंग, ये ऐसे देखा जाए तो ये आपने डिफाइन किया है, ग्रीटिंग आपने डिफाइन किया, जो आप डिफाइन करोगे आपने, यदि अपर केस में लिया तो वो कॉल अपर केस में ही होगा। जो इसके खुद के फंक्शन होते हैं जैसे गेट हो गए, पोस्ट हो गए, उसको आप लोअर केस में करो अपर केस में करो, उसको कोई मतलब नहीं है। जो पीएचपी के खुद के फंक्शन है उसमें छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन आपने कोई वेरिएबल बनाया है वो आपके सेंस के हिसाब से बनाया है, तो आप जब भी कॉल करोगे वो लोअर केस अपर केस जो आपने किया है उसी हिसाब से कॉल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने असाइन कर दिया बड़े अपर केस में और कॉल कर रहे हो लोअर केस में। तो एक हमेशा रूल फॉलो करने का जो इसके हुँ? नहीं, आपने जो डिफाइन किया है वो, हाँ उसके वेरिएबल आप गेट को आप लोअर के वो जो फंक्शन बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं उसके फंक्शन में आप कुछ कर सकते हो। आपने जो डिफाइन किया है, आपने खुद डिफाइन किया है, उसको भी आप अपर केस में डिफाइन किया, लोअर केस में कॉल कर रहे थे, आपकी गलती है खुद की। ठीक है, तो ये डिफाइन के एज ए, अब कैसे एक्सप्लेन करके, क्योंकि पूछ सकता है कोई भी कि भाई डिफाइन या फिर वेरिएबल में डिफरेंस क्या है या फिर यूज क्यों करते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, समझाना पड़ेगा, ये आपकी कॉल है कैसे समझाते हो। ठीक है, तो इफ एल्स फॉर लूप ये पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। मेन ये फॉर लूप में पैरामीटर के पास होते हैं, सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी वो बता रहा हूँ, तरीके यही हैं। एक काम करते हैं, अब हम करते हैं थोड़ा सा वर्डप्रेस स्टार्ट, फिर फाइल स्ट्रक्चर के साथ चीज़ें उसकी थोड़ी सी हमारे समझ में आएंगी। तो इसमें एक चीज़ होती है ये,
देखो क्या होता है कि जब भी पीएचपी का या फिर जो डायनेमिक चीज़ें होती हैं उसके लिए डेटाबेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। और डेटाबेस और फाइल आपको कनेक्ट करने का वे भी होना चाहिए कि कनेक्शन क्या होता है पीएचपी में। एक चीज़ और आपको, देखो क्या होता है जब भी आप अपना लाइक वर्डप्रेस करोगे या फिर लारावेल ड्रूपल या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी पे जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि बस आप एचटीएमएल की वेबसाइट दे दोगे, सामने वाला बोलेगा भाई मेरे को इसका, आपने कोई फॉर्म सबमिट कराया है वो मेरे को डेटाबेस में एंट्री करा दो। बाई चांस ये हो कि कोई मेल मिस हो गई आपसे, जैसे आपने डाइस वाले जैसे आपने सबने फॉर्म भरा और मेरे पास टाइम नहीं, मेल पे नहीं चेक कर पा रहा हूँ, तो ऐसा कि बाई चांस मेरा मेल उड़ गया, जो भी कंडीशन रखो, तो क्या होता है हमेशा डेटा डेटाबेस में हम सेव करा देते हैं, डेटाबेस में रह गया, आप आए 4 दिन बाद भी देखो तो पूरे डेटा आपका स्टोर है, एक्सपोर्ट कर लो आप। तो इसमें ये होता है कि डेटाबेस और आपकी फाइल में कनेक्शन देना पड़ता है, उन दोनों को समझाना पड़ता है भाई मैं फाइल भेजूंगा और तो मतलब कि इस डेटाबेस में भेजूंगा। तो उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं अपनी। एक तो आपका सर्वर कौन सा है, अभी जो आप यूज कर रहे हो लोकल होस्ट, यही कोई और सर्वर पे वैसे 99% ये रहता है, जो सर्वर भी होता है ना अपना ये वहाँ पे लोकल होस्ट, ये हमेशा लोकल होस्ट डालते हैं। या फिर कोई अपना डोमेन पॉइंट कर देता है, कोई चेंज करता नहीं है, किसी ने अपना लोकल होस्ट की जगह अपना डोमेन पॉइंट कर दिया तो वहाँ पे डोमेन डालना पड़ेगा। जो लोकल पे हम काम करते हैं इसमें कोई यूज़र नेम नहीं डालते हैं, हम अपने लोकल पे काम कर रहे हैं तो उसमें यूज़र नेम नहीं डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, किसी में पासवर्ड पूछ सकता है, अदरवाइज रूट ही रहता है। जब आप सर्वर पे कोई डेटाबेस बनाते हो तो हमेशा आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है, उसका यूज़र नेम डिफाइन करना पड़ता है, पासवर्ड डिफाइन करना पड़ता है, और तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। ये मेरा डेटाबेस है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसको मैच करते हैं वो सर्वर पे। लोकल पे क्या होता है, आपका पीएचपी इंस्टॉल है, आपने डेटाबेस क्रिएट किया, यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये होता ही नहीं है इसमें लोकल पे। सर्वर पे करोगे तो तीनों चीज़ें आपको बना डिफाइन करनी पड़ती हैं। ये मैं एक पैनल ओपन करके अपना दिखा देता हूँ, वहाँ पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कनेक्शन के लिए आपको 3 चीज़ें डिफाइन करोगे भाई, सर्वर नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। फिर कनेक्शन के लिए ये चीज़ें आप लोग से पूछा नहीं जाएगी नहीं, जैसे मैंने मेल में बताया था 3 फंक्शन पास होते हैं, तो आप कनेक्शन करते हो तो ये माई एसक्यूएल आई, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है, उसके अंदर वो जो आपने डेटाबेस लिया, या तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं, ये तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लोकल होस्ट यूजर नेम पासवर्ड लिख दो फिर भी काम कर लेगा। ये तो ऊपर वेरिएबल डिफाइन करके कॉल कर दिया गया है। ये तो क्लियर है ना, वेरिएबल की कहानी फंसनी नहीं चाहिए। मतलब कि इसके हिसाब से तो यहाँ पे अगर आप ये भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कोई दिक्कत है, आपने वेरिएबल डिफाइन किया डायरेक्ट कॉल किया यहाँ पे, तो ये चीज़ अब मत कन्फ्यूज है ना कि वेरिएबल क्या हो गया। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ कनेक्शन डिफाइन किया है। अब देखो यूज लॉजिकली देखा जाए तो ऊपर आपने डिफाइन कर दिया सर्वर नेम, अब आपने सर्वर पता चले 10 पेजेस पे कनेक्शन बनाया आपने, आपको अगर चेंज करना रहे तो जस्ट यहाँ पे चेंज करोगे ना। यूजर नेम मान लो आज मैंने टेस्ट रखा है, कल मैंने टेस्ट 2 कर दिया, यदि आपने इसके अंदर पैरामीटर डायरेक्ट पास किया होगा तो हर जगह जाकर चेंज करना पड़ेगा। और आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है तो एक जगह चेंज करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो वेरिएबल हर जगह चेंज होगा अपना। तो वेरिएबल का जो यूज हो रहा है ना, ऐसे देखो लॉजिकली अब थोड़ा थोड़ा हो गया तो समझ में आएगा, अच्छा आपने डिफाइन किया है ऐसे यूज हो रहा है। चाय पिला दो थोड़ा। ठीक है, ये इसके वे हो गए। तो वेरिएबल डिफाइन इसलिए करते हैं कि कहीं हमको एक जगह चेंज करना है तो अपनी जहाँ जहाँ पे वेरिएबल कॉल करते हैं, इसलिए हमको कहीं पे भी एज इट इज टेक्स्ट या कुछ ऐसे मत डालो। वेरिएबल में डिफाइन करके रखोगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी, कहीं एक जगह चेंज करना है तो हाँ खोजना नहीं पड़ेगा, हर जगह चेंज होगा आराम से। नहीं समझ में आया, कन्फ्यूज है इस वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया है कहीं पे भी, और आपने कनेक्शन मान लो 4 पेजेस पे दिए हैं, तो आपको जस्ट वेरिएबल में आपको ये तो नहीं चेक करना पड़ेगा मेरे को जाके यहाँ पे भी चेंज करना, वहाँ से बस ऊपर ही अपना चेक करोगे आप।
तो ये चीज़ें जस्ट यूज करोगे ना चीज़ों को, तो अब वेरिएबल बना के रखो, आपको फ़ायदा ही है। इसमें बस ये है कि सेम देखो, हमने नॉर्मल कॉल ही किया, वेरिएबल को बस कॉल कर दिया, यहाँ पे पैरामीटर 3 दे दिए। तो कनेक्शन के भी हमेशा पैरामीटर 3 रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, कॉमा करके डेटाबेस भी रख देते हैं इसमें, यूज़र नेम, पासवर्ड और टेबल, वो जो आपकी मर्जी है। लेकिन ये 3 पैरामीटर, जैसे मेल के फंक्शन के पैरामीटर होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसके 3 पैरामीटर होते हैं कनेक्शन के। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको नॉर्मल अपने एक बार लोकल होस्ट से चेक कर लेता हूँ कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। मैंने अभी बनाया, देखो आप क्या करोगे, लोकल होस्ट ये यूआरएल कॉपी कर लो, या फिर दिख रहा है ये अपने सिस्टम पे पीएचपी डेटाबेस ओपन करने का वे है। अपने जो लोकल पे काम करोगे तो या तो यहाँ पे आओ अपना, ये पीएचपी में एडमिन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैम्प में भी होता है। नहीं, ये ब्लैंक होता है, मैं कह रहा हूँ ना, इसका सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट रूट उठाया है, पासवर्ड कुछ नहीं पूछेगा, ये ओपन हो जाएगा। किसी किसी में ज़रूरी नहीं कि रूट लिखना पड़े, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। वो सिस्टम सिस्टम के ऊपर होता है, किसी ने सेट करके रखा है। हुँ? क्या चीज़? कुछ नहीं, रूट लिख दो बस, रूट बाय डिफ़ॉल्ट होगा सिस्टम का। जैसे आपने वैम स्टार्ट कर दियो, सर्वर स्टार्ट है, 1 सेकंड लाओगे? कोई नहीं कोई नहीं, ये तो वैम, ये डेटाबेस तो सब लोग ओपन कर ही लो एक बार अपना। इसमें क्या होता है कि हुँ? क्या है, वैम्प है कि जैम्प है? जैम्प में यहाँ पे आओ, यहाँ पे आना, ठीक है। इसको स्टार्ट किया, और इस सेकंड वाला एडमिन दिख रहा है ना, एडमिन पे क्लिक कर देना। वो डायरेक्ट आपको क्या होता है, HTTPS के पंगे के चक्कर में नहीं हो पा रहा होगा, हो गया ना? ठीक है। तो सर्वर पे जब हम बनाते हैं तो हमको यूजर नेम पासवर्ड पड़ता है, लोकल पे आप रख सकते हो इसका भी पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस बनाने का, डेटाबेस आप एक डेटाबेस बस नाम दे रहे हो, मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने डे 5 करके एक डेटाबेस बनाया है, कुछ किया नहीं, बस डेटाबेस बनाया है, नाम उसके अंदर मैंने कुछ डिफाइन नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं। कभी भी डेटाबेस बनता है तो उसके अंदर जैसे एक डेटाबेस आपने नाम दे दिया, उसके अंदर कुछ नहीं किया, उसके बाद से आपको टेबल बनानी पड़ती है। टेबल मतलब कि एक हो जाएगा मेरा लॉगिन का टेबल, ठीक है। लॉगिन का टेबल मतलब जितने यूज़र आएंगे उनका यूज़र नेम पासवर्ड ये मैं सेव कराऊंगा। दूसरी टेबल रहेगी डिटेल की, भाई फिर मैं वहाँ से अपना ज्वाइन के थ्रू जैसे भी उस बंदे का जो एक आईडी बनेगी, जैसे ये आ गया रवि, रवि नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन, पासवर्ड, अपना एक टेबल में अपनी एंट्री कर दी। आप आए, आपने भी अपनी एंट्री कर दी, सबने एंट्री कर दी, सबकी एक यूनिक आईडी बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होगी। इसमें आईडी हम बनाते हैं। अब देखूंगा भाई रवि का आईडी 5 है, अब मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा डिटेल पेज, आईडी 5 की डिटेल, अच्छा रवि इन्होंने बीए किया है, इनका क्वालिफिकेशन ये है, इनका रेज्यूम ये है, इनका फ़ोटो ये है, ये इनका घर का पता ये है। ऐसे ही हम अपने सहूलियत के हिसाब से जो हमको चाहिए उस हिसाब से अपना डेटाबेस में टेबल बनाते रहेंगे। तो अभी मैंने एक डेटाबेस बनाया बस डे 5 करके।
अगर वैम्प इंस्टॉल है तो यहाँ पे जाना, जैम्प है, जैम्प इंस्टॉल करने के बाद से जैसे ये आ रहा है अपना ना, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर देना स्टार्ट करने के बाद से, माई सिक्वल वाले पे। हाँ भाई डेटाबेस ही तो यूज करना है आपको। हो गया सबका, हो गया ये, क्योंकि अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या चीज़ है? वैम्प है, जैम्प हो गया सबके। हेलो अमन और राजलक्ष्मी, ये आपके सर्वर ये पीएचपी में एडमिन ओपन हो गया है? ओके, ये कर लेना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ज़रूरी है ये चीज़ें, डेटाबेस भी क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, ओके। ठीक है देखो, अब वर्डप्रेस के लिए क्या होता है, ये तो एक सीएमएस है, आपको फाइल बाहर से मिल जाएगी, वो क्या करता है अपने टेबल क्रिएट करता है डेटाबेस। अभी मैं डे 5 करके जो डेटाबेस बनाया हूँ अभी ब्लैंक है, ठीक है, इसमें मैंने कोई टेबल नहीं बनाई है। अगर आप अपना जैसे कोर पीएचपी में खुद काम कर रहे हो, आपको कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पे आओगे, आप जैसे लॉगिन का है, आपको कॉलम किसने चाहिए, लाइक लॉगिन आपने बना दिया, अब लॉगिन लाइक यूज़र, वो आप, अब कॉलम क्या चाहिए उसमें, आपको एक तो चाहिए आईडी बाय डिफ़ॉल्ट, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी जितने कॉलम है उस हिसाब से ये हम डिफाइन करने का वे होता है। कॉलम अभी मैंने 4 ले लिए, बस नेम ईमेल लेता हूँ। जब आप क्रिएट करोगे तो ये 4 फील्ड दे देगा, लाइक पहले में तो हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। पहले आप तो लिखो डेटाबेस पहले क्रिएट, मैंने डे 5 करके डेटाबेस बनाया ना अभी। आपकी मर्जी। हाँ, अपना डेटा, ये डेटाबेस है, इसमें पीएचपी अभी कुछ नहीं यूज करोगे आप, बस डेटाबेस अब बनाओ क्रिएट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सुनो सब लोग, एक काम करो, पहले सब लोग अपने ये मैम सबका ये पीएचपी में एडमिन ओपन हो गया सबका? हुँ? नहीं, पीएचपी में एडमिन, लोकल होस्ट के आगे पीएचपी में एडमिन लिख दो बस। हो गया सबका? हो गया तुम्हारा ये? अच्छा, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बनाता हूँ अभी, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, शायद कंफ्यूज ही हो गया है। देखो, सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि पहले हमको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर ब्लैंक रखूँगा, कोई टेबल कुछ नहीं। अगर आपको बाई चांस अपना कभी काम कर रहे हो, जैसे फॉर्म आप बना रहे हो, आपको 4 फील्ड का डेटा चाहिए तो कनेक्शन के थ्रू, लेकिन वही करो ना, गेट पोस्ट के थ्रू डेटाबेस भेजोगे, अपना फाइल भेजोगे, फिर इंसर्ट की माई में क्वेरी होती है, तो इसके थ्रू मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेरी आएंगी, तो थोड़ा पीएचपी इसमें तब समझ में आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम बनाएंगे, मैंने बनाया डे 5 करके, कुछ भी बना सकते हो, ये कोई वो नहीं है रूल कैसा भी, ठीक है। इस पे डेटाबेस पे आओ, ठीक है, उसके बाद से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेटाबेस सीधे बनाने के लिए आ रहा होगा, मैंने कर दिया डेटाबेस डे 5 करके, ठीक है, ये बस डेटाबेस बनाया, इसके अंदर कोई कुछ नहीं करूँगा टेबल, क्योंकि जब वर्डप्रेस हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, वो अपने टेबल इसमें इंसर्ट करता जाएगा खुद ही। आपको जब कस्टम काम करोगे, खुद के लिए बनाओगे, कोई फॉर्म का डेटा सबमिट कराना है, वो देखते हैं तो एंड तक चलते चलते एक नॉर्मल सा जो फॉर्म बनाए थे नेम ईमेल वाला, उसको डेटाबेस में एंट्री करा देंगे एक बार, अलग टेबल बना के, उसका कैसे काम करेगा वही बता देता हूँ। आपने एक डेटाबेस बना दिया, अब एक काम करते हैं सब लोग, या तो वर्डप्रेस डाउनलोड कर लो लेटेस्ट वर्जन, उसकी कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे आना, यहाँ मिल गया सबको, वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे यहाँ मिल जाएगा।
अभी कुछ दिन में देखोगे 5.9 आ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। इसमें एक फीचर बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहेगा, आपने लोकल जैसे अपने इंस्टॉल कर लेना तो अपडेट आपके सिस्टम में आता रहेगा। जैसे मोबाइल में आप एंड्रॉयड का वर्जन आता रहता है ना, इसमें आता रहेगा, बस आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, आपकी चीज़ें सही होती जाएंगी। कुछ करना नहीं है कि आपको फिर से कोड डाउनलोड करके सब कुछ करना है, वहीं से अपडेट कर दो डायरेक्ट। जो वर्डप्रेस की आपको फाइल मिली है, कर लो पहले, सब डाउनलोड हो गया सबका। जो आपको फाइल मिली है, इस फाइल को हमको वहीं पे रखना है जहाँ पे अपने नॉर्मल कोड रखते हैं। हाँ, इसको उठाना है और वहीं पे रखेंगे जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाते थे या प्रैक्टिस जो भी बनाते थे आप लोग। एस, हाँ, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम्म? हाँ, एस टी डॉक्स के अंदर ही, जैसे आप जहाँ प्रोजेक्ट बनाते थे वहीं पे एज इट इज ले जाके इसको, पहले तो इसको अनजिप कर लेना, इसकी फाइल मिलेगी आपको। देखो, ये मैंने कॉपी किया इसको, ठीक है। ये मेरा एस टी डॉक्स है या फिर वैम्प जो भी यूज कर रहा है, यहाँ पे मैंने आया एज इट इज इसको बाहर ही रख दिया। मतलब वैम्प के डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर, एस टी डॉक्स के अंदर, दोनों में से जो यूज कर रहा है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर रहा हूँ इसको, पूरी फाइल जो मेरी आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे हम, जैसे ऐप इंस्टॉल करते हो ना, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। जब इंस्टॉल करोगे तो डेटाबेस आपको इसको दे बताना पड़ेगा कि मैं ये डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको पता ही ना हो कि कुछ भी कर देगा। ठीक है, ये वर्डप्रेस आ गया। वर्डप्रेस को एक काम करना, आप अपने हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हो। वर्डप्रेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, ऐसा तो नहीं वर्डप्रेस नाम रहेगा। आपने डाइस के लिए बनाया, जिसका नाम रखो, प्रैक्टिस बनाया, टेस्ट बनाया, ये रीनेम हो सकता है कभी भी। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, अगर आप लोकल पे काम कर रहे हो, अब ऐसा तो आपने लोकल पे काम कर लिया, इंस्टॉल हो गया, मैंने कहा भाई मेरे को कोड और डेटाबेस दे दो, आपने दे दिया, वो मैं इंस्टॉल कर नहीं सकता क्योंकि पहले से आपने इंस्टॉल कर लिया है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जहाँ डेटाबेस का नाम डाला है वहाँ पे मेरे को, भाई मैं, आपने लोकल पे काम किया, आपने वो किया, आपने मेरे कोड दे दिए, अब मेरे को पता भी तो होना चाहिए मैं वहाँ पे कहाँ कहाँ डेटाबेस में चेंज करने हैं। तो इसमें एक ये होती है डब्ल्यू पी कॉन्फिग फाइल, ठीक है। इसको मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ। इसने क्या दिया है, डिफाइन कर दिया डेटाबेस का नाम। मैं यहाँ पे भी कुछ करूँगा नहीं, बस बता रहा हूँ। डब्ल्यू पी कॉन्फिग फाइल होती है, ये कोई पूछ सकता है वर्डप्रेस में डेटाबेस कहाँ चेंज कर सकते हैं, मतलब किस फाइल में डेटाबेस चेंज करते हैं। तो डब्ल्यू पी कॉन्फिग फाइल होती है। नाम देखो कितने बढ़िया से डिफाइन किए हैं, कॉन्फिग मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल कौन सी है, आपको ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा, कॉन्फिग फाइल ये है, आपने मेरे कोड दे दिया, और इन्होंने इसलिए बनाया, आपने मेरे कोड दे दिया, आप अपने लोकल पे चला रहे हो, मैं अपने सर्वर पे चला रहा हूँ, मेरे को ये तीन चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी ना, मैं अपने सर्वर के हिसाब से रखूँगा। आपका पासवर्ड कुछ और हो सकता है, आपने अपने लोकल पे काम करके सर ये है फाइल, अपने सर्वर पर अपलोड कर लो। ज़रूरी नहीं होता है क्लाइंट अपना पूरा डिटेल आपको दे अपने सर्वर की। तो ये होता है कि वो अपना बोलेगा एक काम करो, अपना डंप कोड दे दो मेरे को, तो आपको पूरा फाइल ये डाउनलोड कर, ये वाले, ये नहीं कि वर्डप्रेस डाउनलोड करके दे दो, जो आपने काम किया है। चाहे बहुत चाहे, अच्छा कोई नहीं। देखो क्या होता है कि आपसे, आपने काम तो कर दिया, अपने लोकल पे वेबसाइट पूरी बना के उसको दे दी, अब उसको दोगे तो क्या पता वो किसी और सर्वर पर अपलोड करे।
तो उसको आप पूरे डेटाबेस एक्सपोर्ट करके दोगे, पूरी फाइल दोगे। जब वो फाइल पाएगा तो आपको खुद बताना पड़ेगा सर कॉन्फ़िग फाइल में जाके अपना डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड सब चेंज कर लेना। ठीक है। तो ये दिमाग में सेट कर लो, कोई पूछे वर्डप्रेस में डेटाबेस चेंज कहाँ करते हैं तो WP कॉन्फ़िग होता है फाइल। ठीक है। इसी फाइल में आपको छेड़खानी करनी है, बाकी इसके फाइल में कहीं पे भी आपको कुछ टच नहीं करना है। वो क्या होता है, सैंपल इसलिए होता है कि अभी जब इंस्टॉल कर रहे हैं ना तो हमको कुछ करना नहीं है। वो सैंपल को क्या करेगा, डायनेमिकली चेंज कर देगा। हमारा अभी यहाँ पे देखना भी पासवर्ड, हमारा डेटाबेस नहीं आ रहा है, वर्डप्रेस है, हमने कोई डेटाबेस वर्डप्रेस नाम का नहीं बनाया है। जब इंस्टॉल करेंगे तो हम डिफाइन कर देंगे डे 5, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हम्म? अभी कहाँ इंस्टॉल किए हैं, सबने अपने फोल्डर में रख लिया। जैम्प में htdocs के अंदर ना, एक बार देख लो। कुछ भी कर सकते हो। मैच मतलब? हाँ यार, एक ही फोल्डर, वो तो फोल्डर है ना, एक ही फोल्डर में दो फोल्डर सेम नाम कैसे बनेगा। ठीक है, देखो, इसको रन इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल वे होता है। वर्डप्रेस डाउनलोड कर ली, डेटाबेस में एक आपने डेटाबेस बना दिया, बस डेटाबेस बनाया, उसमें कुछ किया नहीं, बस डेटाबेस बनाया है। अब जो आपका फोल्डर है, जैसे प्रोजेक्ट अपना नॉर्मल रन करते हो आप, जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या करते हो, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे। लोकल होस्ट, जो भी आपने बनाया है, फोल्डर का नाम अपना लोकल होस्ट के आगे क्या कर रहा है ये? हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, मेरा क्यों नहीं काम कर रहा है। हम्म। हम्म। लग रहा है मेरे को दोनों चल गए ना मेरा वैम्प जैम्प। क्या चीज़? हेलो? नहीं, स्क्रीन शेयर हो नहीं है मेरी। अब चेंज हो रहा है। एक सेकंड।
अब दिख रहा है वर्डप्रेस कुछ? ठीक है, ओके। देखो क्या होता है जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले, अब वर्डप्रेस तो कॉमन बना है, किसी के लिए भी बना है, कोई अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, कोई भी कर सकता है। तो जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है सब यूएस वाले चूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वर्डप्रेस में सबसे पहले आप इसमें इंग्लिश चूज कर लोगे अपने हिसाब से। हमको तो यही, इसके अलावा कौन सा हम चूज करेंगे? बाकी जिसको जो करना है, इसमें पूरी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये सबके लिए ही बना है। वर्डप्रेस हर जगह यूज होता है, ऐसा नहीं कि बस इंडिया में हम ही यूज कर रहे हैं, कोई भी यूज कर सकता है। इंस्टॉल करते समय जैसे आप नॉर्मल ऐप इंस्टॉल करते हो, इसमें ये चीज़ें पूछता जाएगा, आपको इसको देती रहनी पड़ेंगी, भाई ये चीज़ें चाहिए। आपने कनेक्ट किया। अब इसमें देखो क्या क्या पूछ रहा है। डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। होस्ट मतलब जो डोमेन होता है। आईपी, कहीं कहीं क्या होती है कि होस्ट में आईपी, कभी किसी डोमेन का आईपी करना, पता करना रहता है। ये बाई चांस किसी ने दे दिया आपको यूजर नेम पासवर्ड, होस्ट शायद ना बता पाए, बाई चांस उसने डोमेन दे दिया, डोमेन नहीं काम कर रहा था, हमेशा पिंग से आप होस्ट का नाम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अरे अच्छा, ये होस्ट नेम आपको जो दिख रहा है पिंग आईपी, ये वाली, ये होती है आपकी आईपी। किसी भी, ये ऐसा नहीं कि मेरी आईपी आपकी आईपी सेम नहीं हो सकती, यहाँ का जिसका होस्टिंग होता है ना उसकी आईपी होती है। आपके जो वेबसाइट है उसका पिंग कुछ और कहेगा, तो ये होस्ट नेम होता है। आईपी बोलो, होस्ट नेम बोलो। तो डेटाबेस वो अगर यहाँ पे बाई चांस ना दिए हो, बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाई चांस किसी ने होस्ट नहीं दिया है, तब यहाँ से आप ये आईपी बाई, मतलब 99% चांस रहेगा हमेशा आप लोकल होस्ट यूज करोगे। किसी ने, अब अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कोई चेंज कर देता है। जैसे इसमें अभी टेबल बनेगा, टेबल के दो तरीके होते हैं, इसमें जब टेबल बनेगा तो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू उठाता है। जितने टेबल बनेंगे ना अभी उस डेटाबेस में, देखना डब्ल्यू बनता है। आप चाहो तो भाई अपने नाम से बना दो टेबल पूरी, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जितने इसमें आप अपडेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दोनों चीज़ बना के दिखाता हूँ। अब क्या पूछ रहा है ये भाई, डेटाबेस अगर यही पूरा फोल्डर आप किसी अपने सर्वर पर रखते, लाइव सर्वर पे काम कर रहे होते, तो आपको डेटाबेस का नाम डिफाइन करना पड़ता है, यूज़र नेम डिफाइन करना पड़ता है, पासवर्ड डिफाइन करना पड़ता है। लोकल पे कर रहे हो तो आप बिना लोकल होस्ट का भी आपका ये खुल जा रहा है, लाइक लोकल पे तो आपका बिना पासवर्ड का ही बीच में एडमिन ओपन हो जा रहा है। लेकिन सर्वर पे नहीं होता है, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है उनको, जो आपने क्रिएट किया रहता है। तो आपने ये चीज़ें, आप डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया अपना, यूज़र नेम आपको पता है, रूट बाय डिफ़ॉल्ट लोकल पे रूट ही पास यूज़र नेम होता है। अब जब तक खुद आदमी चेंज ना किया रहे, ठीक है। पासवर्ड ब्लैंक, होस्ट आपका लोकल होस्ट, चारों चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है कि डेटाबेस का नेम बताओ। अब जो जो आप लोगों ने डेटाबेस इसके लिए बनाया है, अब क्या नाम रखा है जो डेटाबेस बनाया है, मैंने डे 5 करके मैंने बनाया है, आपने क्या बनाया है वो यहाँ पे लिखते जाना। डे 5, ठीक है। हम्म? नहीं 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 नहीं, जो डेटाबेस बनाया था, यहाँ पे जो आपने डेटाबेस बनाया था ये, अब फोल्डर भूल जाओ, फोल्डर तो आप रन कर दिए, तो डेटाबेस बनाओ एक। राजलक्ष्मी आप कर रहे हो? ये वैम्प या जैम्प इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में? ठीक है। आप भी साथ में कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं कुछ चीज़ें दिक्कत हो तो पूछ लेना आप। ओके ठीक है। बन गया डेटाबेस सबका? यार तो
ऑलरेडी वर्डप्रेस वो तो अपना दे दे रहा है, वो तो कुछ भी दे देगा उसको, लेकिन आपको अपना जो अपने डेटाबेस बनाया वो तो उसको असाइन तो करना पड़ेगा। मैंने वर्डप्रेस डेटाबेस ही नहीं बनाया, वो तो अपना प्रीफिक्स दे दे रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हो गया यहाँ तक आगे सब। अब यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम क्या था इसका? रूट। रूट, हाँ। पासवर्ड कर देंगे इसका ब्लैंक। अगर ये सर्वर पे आप काम कर रहे थे तो वो पासवर्ड होता है, यहाँ पे डालना पड़ता है। इसको आप कर दोगे ब्लैंक। अब इसमें क्या होता है, लोकल होस्ट है अपना, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, किसी ने सिक्योरिटी पर्पज से तो आप उससे पूछ लोगे भाई अपना लोकल होस्ट बता दो, आईपी बताओ, डोमेन क्या डालना, वो खुद बताएगा। अगर किसी ने चेंज किया सर्वर पे तब, यहाँ पे नहीं, लोकल पे तो यही रहेगा। सर्वर लाइक किसी आप गोडैडी के होस्टगेटर किसी सर्वर पे लिया है, उन्होंने अपना लोकल होस्ट मतलब कि जो डेटा बेस का होस्ट होता है वो चेंज किया, तो यहाँ पे आईपी डालनी पड़ती है। कभी कभी होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए कोई भी कर सकता है, क्यों हाँ, वो डोमेन जो होता है वो डिपेंड करता है कि भाई वो अपना क्या कस्टम कर दिया, उसको चेंज कर दिया है। अगर किसी ने किया हो तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोकल होस्ट ही चलेगा। मतलब पता होना चाहिए कि लोकल होस्ट है ये, तो लोकल होस्ट सर्वर क्योंकि आप लोकल पे काम कर रहे हो, सर्वर ने लोकल होस्ट बना के दिया है, डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया है। यूजर नेम इसका रूट रहेगा, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। सर्वर पे काम करोगे तो सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी एक एक करके। इसको करेंगे हम सबमिट। ठीक है। अब उसको सब चीज़ें मिल गई, अगर बाई चांस अपना डेटाबेस नाम गलत रखो, यहाँ पे पहुँचोगे ही नहीं। अगर एरर दिखा देगा भाई आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आपने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, आप इसको रन कर दो। अब ये चीज़ है, यहाँ पे आ गया सब फास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करोगे तो वर्डप्रेस ओपन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा भाई। मैं वर्डप्रेस ओपन कर रहा हूँ तो, या बैकएंड में कुछ करना चाहता हूँ तो, जैसे पर कुछ तो बनाओगे आप लॉगिन डिटेल, जैसे फेसबुक में आप लॉगिन कर रहे हो मान के चलो ये, तो उसके लिए आप यूज़र नेम पासवर्ड बनाते हो ना। साइट नेम आप जिसके लिए काम कर रहे हो, लाइक आप डाइस के लिए काम कर रहे हो, लाइक वेब प्लेनेट के काम कर रहे हो, तो वो अपने हिसाब से उसका नाम रख देना। मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है एक तरह से, जिसके लिए काम कर रहे हो आप, जो भी। यूज़र नेम हमेशा वही बनाना जो याद रहे। अभी मैं डेमो करता हूँ, डेमो 1 2, ये आप जब लॉग, अगर ये भूल जाओगे तो फिर पासवर्ड नहीं मिलेगा। नहीं भूल जाओगे तो इसका भी तरीका है, क्योंकि इसका यही तरीका है ना, आपके पास पूरा डेटाबेस है, निकाल सकते हो आप। ठीक है, मैंने किया डेमो। ये पास बताओ, आप जनरेट करो आप खुद, अपने हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड खुद जनरेट करो जो याद रहे आपको। डाल दो। ईमेल आईडी इसलिए होता है कि, ईमेल आईडी इसलिए होता है कि आपका कभी भी फॉरगेट करना रहे तो उस ईमेल आईडी जाएगा। और क्या पासवर्ड, यू भाई फेसबुक का लॉगिन याद है ना आपको, तो ये भी याद करना पड़ेगा। या फिर हर क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो हम अपना सेव कर लेते हैं पासवर्ड, उसी क्लाइंट के नाम से हम बना के रख देते हैं। हम्म, क्या चीज़? नहीं ये तो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, कहने का मतलब ये है कि आप अपने नॉलेज के लिए कहीं तो अपना, हमेशा ये होता है कि पासवर्ड हम किसी नोटपैड में रख के सेव रख लेते हैं। क्योंकि अब आप तो 50 क्लाइंटों के लिए काम कर रखोगे तो 50 क्लाइंटों का तो पासवर्ड याद नहीं रहेगा। और ये पासवर्ड आपके लिए नहीं, ये तो क्लाइंट को देना है ना कि भाई आपकी वेबसाइट बन गई है, इस यूजर ने पासवर्ड से आप लॉगिन करके चीज़ें चेंज कर लेना। ये होता है। ठीक है, पहले ये बनाओ फिर बताता हूँ अभी। हाँ ठीक है, ईमेल आईडी कंफर्म कर दो इसको। ईमेल आईडी अपना कोई भी,
कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोकल पे कर रहे हो, इसका आपको कोई ईमेल आईडी हमेशा हम क्लाइंट की डाल देते हैं। क्यों? क्या कि वर्डप्रेस में कोई इशू आता है, कोई अपडेट आता है, तो इसी। हम्म, हाँ हाँ, अपनी डाल दो, क्या दिक्कत है? अभी आप खुद के लिए काम कर रहे हो, ईमेल आईडी पे यही सर्वर पे काम करोगे तो जब भी कोई प्लगइन अपडेट आएगा, वर्डप्रेस अपडेट आएगा, कोई एरर आएगी वेबसाइट पे, तो इस मेल पे नोटिफिकेशन जाते रहता है। इसीलिए ईमेल आईडी अपडेट कराता है। बाई चांस अपना पासवर्ड आप बना के भूल गए तो फॉरगेट करने के लिए यही ईमेल आईडी यूज होगी। एक चीज़ और, ये जो आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी है, अगर बाई चांस आप सर्वर पे काम कर रहे हो, ये इसका क्या होता है, वेबसाइट कभी बनती है तो ऐसा नहीं कि आप अभी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीक के मैंने वीक डाला ना, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला होगा इसलिए नहीं पूछ रहा होगा। डेमो 1 2 3 है। हाँ फिर तो नहीं आएगा ना, मेरा वीक था। देखो अब क्या होता है कि एक छोटी सी इसमें ये जो ये, जब भी हम सर्वर पे काम करते हैं, लाइक आपने अपने सर्वर पे डायरेक्ट लाइव पे काम कर रहे हो, तो इसको हमेशा हम डिसेबल कर देते हैं। ऐसा ना हो कि हम अभी काम कर रहे हैं और वेबसाइट रैंक होने शुरू हो जाए। ठीक है, इसलिए हमेशा नो इंडेक्स नो फॉलो लगता है एसीओ में जो आता है। तो इसको हम जब भी लोकल पे काम करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन जब सर्वर पे काम करते हैं इसको टिक कर देते हैं भाई, हमको रैंक नहीं करानी है इसको अभी, बाद में इसको इनेबल कर देते हैं। हाँ सर्वर पे ये होता है कि यार अभी आप साइट खराब सी बना रहे हो, 1 महीने लगेंगे, वेबसाइट रैंक हो रही है उल्टे पुल्टे कुछ भी, इसीलिए बस इसको डिसेबल कर देते हैं भाई कि हाँ रहने दो अभी। ये वाला सर्च इंजन, अभी अभी इसका इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ तुमको कहाँ से क्या चीज़ होती है। ठीक है, हाँ क्लिक कर दो बस, इंस्टॉल हो गया अब। ये आपका वर्डप्रेस हो गया इंस्टॉल। अब क्या करेंगे हम, एक ये यूआरएल हमेशा कॉपी कर लो। ये नहीं होता है, इसके कभी भी वर्डप्रेस की जितनी वेबसाइटें मिलेंगी, घर पे जाना 10 सर्च कर लेना, 99% ये रहता है कि सब लोग डब्ल्यू पी एडमिन से ओपन करते हैं। बहुत वेबसाइटें डब्ल्यू पी एडमिन से नहीं हो, जिसे डब्ल्यू पी ए होता है, डब्ल्यू पी। ठीक है, ये आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये यूआरएल हमेशा फिक्स रख लो, यहाँ पे हमेशा डब्ल्यू पी एडमिन ही आएगा। अगर आपने चेंज, जब तक आपने चेंज नहीं किया, तो ये नहीं कि आप फोल्डर में जाओ ऐसा नहीं, आप यहाँ पे डब्ल्यू पी एडमिन या इस फोल्डर को ही चेंज कर दो। इसकी फाइलों में कोई छेड़खानी मत करना, ये इसके वे हैं जो इसने अपना स्ट्रक्चर बना के रखा है। अगर बाई चांस आपको ये डब्ल्यू पी सोचते हो कि भाई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ कि मेरी वेबसाइट, क्योंकि ये तो सबको पता है बाई डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू पी एडमिन होगा। बाई कितनी वेबसाइटें जाना है, वर्डप्रेस की सर्च करना है, डब्ल्यू पी एडमिन लिखोगे लॉगिन पेज पे पहुँच जाएगा। अब किसी को पता चल जाए कि भाई ये तो सिंपल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा भाई, हैक करने का थोड़ा सा उसको क्लू मिल गया, उसको लॉगिन पेज पता चल गया, तो 99% चांस रहता है कि लोग अपना चेंज कर देते हैं यूआरएल। जैसे कि मैंने ये वाली वेबसाइट में, ये वर्डप्रेस पे बनी है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू पी एडमिन लिखूंगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये रिडायरेक्ट, उसको यूआरएल मिल ही नहीं रहा है, तो आपको इसका लॉगिन पेज, इसका आरसी एडमिन करके है शायद, मैंने अपने हिसाब से इसको रखा है। ना मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका, वर्डप्रेस का मैंने कुछ कस्टम बनाया है। तो अगर किसी यूआरएल को आपको कस्टम बनाना है तो इसमें प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। प्लगइन कैसे इंस्टॉल होते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि आप हमेशा रख नहीं सकते हो भाई कि नहीं ये काम करो मैं डब्ल्यू पी एडमिन रखूँ, मेरे लिए भी ओपन, मेरे लिए भी सहूलियत मिल जाएगी, चलो भाई ट्राई मारते हैं क्या पता ओपन हो जाए। तो ये चेंज कर सकते हो यूआरएल कभी भी, लेकिन इसके फोल्डर में ये नहीं कि आप डब्ल्यू पी एडमिन का जो फोल्डर दिया है, वो जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड किया था, ऐसा ना हो कि यहीं पे आप इसी को रीनेम कर दो, ये काम नहीं करेगा, फिर वेबसाइट आपकी हो जाएगी बंद। अब
जो जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था खुद से, ठीक है, इसको लॉगिन करो। मैं ही भूल गया। ठीक है, अब देखो कितनी सहूलियत होगी आपको, ये बैकएंड आपका मिल गया। ठीक है, अब ये वेबसाइट दिख कैसे रही है इसको देखने की, ये तो आपने बैकएंड ओपन कर दिया, ये वेबसाइट दिख कैसे रही है, आप जो भी अपने लोकल होस्ट के आगे, अब ये डालो आप, जो आपने इंस्टॉल करते समय नहीं लोकल होस्ट फोल्डर का नाम डाला था, उस समय सेटअप नहीं हुआ था, अब सेटअप हो चुका है, अब वो नहीं पूछेगा आपसे कि यूजर नेम लोकल होस्ट पासवर्ड, कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम्म? एक काम करो, बैकएंड लॉगिन हो गया है, यहाँ पे आओ, ऊपर आना, विजिट साइट पे क्लिक कर देना। हम्म? कोई दिक्कत नहीं है, लोकल पे कोई, हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसका थीम है जो कि आ गया वर्डप्रेस। अब इसमें चलो चलो इधर इधर सुनो सुनो, अब ये आपका बैकएंड मिल गया, फ्रंट एंड मिल गया। इसमें ये है कि बनी बनाई पूरी वेबसाइट बनती है, यदि कोई आप कोई थीम परचेज कर लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ ये, अगर आप चाहते हो कि मैं बस बता रहा हूँ, ये वेबसाइट बनी है, ठीक है, ये चाहते हो कि सेम वेबसाइट वर्डप्रेस में बनानी, अगर आपने पेड कर लिया जो $59 की है, विद इन आवर ये पूरा सेटअप कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पे, बस ये थीम बाई करनी है, अपने पूरी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, थीम डाउनलोड करना है, अपने फोल्डर में रखना है, इंस्टॉल कर देना है, ख़त्म, पूरी वेबसाइट एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से डाउनलोड करो, अब मैं एक दो थीम अभी बताता हूँ, प्लगइन और थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि आप यहाँ से थीम बाई करो, इंस्टॉल या कर लो आप। हाँ, फ्री वाला ही कर रहा हूँ अभी। नहीं, ये क्या होता है, थीम है, जो डेवलपर होते हैं या फिर कंपनियां होती हैं, वो अच्छी अच्छी वेबसाइटें बना के रख देती हैं, उसको बेचती हैं। अब आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, इसको डाउनलोड करोगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दोगे, इमेज लोगो का, जैसे इमेज आपने चेंज कर दिया, लोगो का नाम, ये मेन्यू चेंज कर दिया, मतलब पूरी चीज़ डायनेमिक जो आपने चेंज करके अपनी वेबसाइट बना ली, स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है। हम्म? हम्म? थीम अभी फ्री मिल जाएगी। ऐसे थीम क्या होता है, लाइसेंस वाली होती हैं, अगर मैंने कोई थीम बना दी, जो ये थीम है मैंने इंस्टॉल कर ली अपने सिस्टम में, ऐसा नहीं मैं आपको थीम दूंगा तो आप में काम करेगा, वो ऑथर का कोड होता है जो हमको इंस्टॉल करते समय डालना पड़ता है। थीम कौन सी चाहिए, ये थीम है, कोड चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा ऐसे। मैं
एलिमेंट इन ऑटो को बताता हूँ, वहाँ से जो भी थीम चाहिए होगी बता देना, अकाउंट है मेरे पास, उसमें से दे दूंगा कोई भी थीम। यहाँ से कोई किसी को पसंद है वेबसाइट बनानी हो तो एलिमेंट इन ऑटो, यहाँ से कोई थीम सर्च कर लेना, कोई ये पसंद आए तो ग्रुप में बोल देना, मैं शेयर कर दूंगा, वो सभी यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं करो, इसका हमारे पास पेड अकाउंट है। देखो, अब आते हैं अपने बैकएंड पे। ये आपका बैकएंड तैयार हो गया, अब इसमें कोई पेज क्रिएट करना है, ठीक है। बाई चांस आपने कोई पेज बनाने, अभी तो ये ब्लैंक है क्योंकि जो ये थीम में बाय डिफ़ॉल्ट इसका दिया, अगर कस्टम काम करना है ना इसके लिए थीम इंस्टॉल है। अब इसमें कोई आपको पेज बनाने हैं, आपने यहाँ पे आपने बना दिया पेज एक, आपने टेस्ट करके कोई पेज बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक होता है, आप इसमें क्या डालना चाहते हैं, लाइक इमेज। अभी एडिटर इंस्टॉल कर दूंगा एलिमेंट इन ऑटो, पहले ये चीज़ें जो बेसिक है इसका, ये तो पहले ही वो, नहीं नहीं नहीं, वो वो चीज़ अच्छी, मतलब ये है कि वो कर दूंगा ना, इसी में बस इंस्टॉल कर दूंगा तो थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ओपन करोगे किसी ने नहीं डाला तो ये चीज़ देख के डर जाओगे खुद ही है क्या है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है खुद का ये, आप अपना HTML कोड डालना चाहते हो कोई इशू नहीं है, जो मन करे यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज़ किसी को दोगे, जैसे यूज़र को भी दोगे, आपने यहाँ पे लाइक, ठीक है, आपका ये टेस्ट पेज बन गया। अगर क्लाइंट या जिसको दिए वो बोले भाई मेरे को ये वो तो हमेशा आपके पास आएगा नहीं, भाई मेरे को ये टेस्ट वर्ड को चेंज करना है, तो उसको आप जब पैनल दोगे तो अपना लॉगिन करेगा। अब बताओ, ये किसी को पैनल दे दो, उसको यहाँ पे कोई चेंज करना है तो कोई नॉर्मल यूजर भी आएगा, अगर बस इसी को चेंज करना है तो क्या करेगा, वो आएगा अपना देखेगा, अच्छा ये टेस्ट सही नहीं है, अपना सेव कर दिया, चीज़ें चेंज हो गई। उसके लिए आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करो कि बस आपके लिए आरामदायक हो, ये तो यूज़र के लिए भी सही है, आप उसको पैनल दे दो, वो अपना टेक्स्ट चेंज करता रहे, पोस्ट अपडेट करता रहे, कुछ जो करना है खुद कर सकता है वो। एक बार बना के दे दो, जब कुछ बहुत मेजर काम रहेगा फिर ही आपके पास आना पड़े। वर्डप्रेस इसलिए क्यों ज़्यादा पॉपुलर है कि भाई एक बार बना के क्लाइंट को दे दो, वो अपने छोटे मोटे चेंज करता रहता है, ये नहीं कि प्रोग्रामर बन जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि इसकी फाइलें, उसको इंस्टॉल नहीं करना, उसको ये नहीं पता होगा इंस्टॉल कहाँ से करते हैं, अच्छा ये चेंज कहाँ, लेकिन उसको बस आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे, लॉगिन करके, अच्छा टेक्स्ट पेज में चेंज करना है, कॉन्टेक्टस पे कोई चीज़ चेंज करना है, तो आराम से वो चीज़ें चेंज कर सकता है। एवरीथिंग इसमें डायनेमिक होता है, जो ये बोल रहे हैं ना क्लासिक बिल्डर, या फिर इसमें होता है, चलो वो एक प्लगइन वो डालता हूँ अभी उससे, अभी इसमें है कि थोड़ा आपको टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है, उसमें क्या होता है पूरा ड्रैग ड्रॉप का सिस्टम होता है। अच्छा यहाँ पे फॉर्म चाहिए, ये उठा के चिपका दिया, अच्छा ये चाहिए, उठा के आपने चिपका दिया। हाँ, एलिमेंटर, जो आप क्लासिक होते हैं, ब्लैकबेरी होती है, इसके सब अलग अलग हैं, तो सबसे ज़्यादा फेमस एलिमेंटर है इसमें। उसमें क्या होता है फिर पेड वर्जन आ जाते हैं। अब जैसे आपकी वेबसाइट नॉर्मल बन गई, आप इसमें जितने पेज ऐड करने हैं पेज ऐड करते जाओ, जितने कुछ, अब इसमें एक ये होता है कि अब वेबसाइट आपने बना दी, अब देखो जितने चीज़ें इसमें सोचोगे वो चीज़ें पूरी वर्डप्रेस में बनी पड़ी हैं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचोगे, सर मेरे को एक फॉर्म लगाना है यहाँ पे, मैं एक पेज बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा पहले ये चीज़ बता देता हूँ, देखो ये पोस्ट क्या होता है कि ब्लॉग के लिए काम आता है। ब्लॉग जो नहीं होता, आपने कोई पोस्ट बना दी, नीचे कमेंट वमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, आपको यूज करना है तो पोस्ट यूज कर सकते हैं। पेज किस लिए काम आता है, जितने आप पेज बनाते हो आप, नॉर्मल पेज, स्टैटिक, अबाउट अस, सर्विस, तो इससे आप पेज ऐड करते जाओ, आते जाएंगे, ठीक है। कमेंट
जितने आपके पोस्ट पे कमेंट आए रहते हैं यहाँ पे आता है आपको अप्रूव करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जाते हो कुछ कमेंट करते हो तो ये चीज़ें आपको अप्रूव करनी पड़ती हैं यहाँ से। तो वही चीज़ें आपके फ्रंट एंड पे शो हो जाएंगी। ये बैक एंड का पार्ट है जो यूजर को दे दिया। आपके आपने कोई अच्छा ब्लॉग लिखा है, लोगों ने वाहवाही की है, तो आप आओ देखो जो अच्छा लग रहा है आपने अप्रूव कर दिया, वो वहाँ पे शो होने लगेगा। अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, देखिए अपीयरेंस में यहाँ पे आपकी पूरी थीम आ जाती है, जितने थीम आप यूज करते हो। अभी करंट में इसमें 3 थीम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। आपको चौथी थीम अपनी डालनी है, कोई भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पूरी थीम आ जाएंगी जितनी होती हैं, ठीक है। इतनी थीम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ्री वाली पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे देखना, अच्छा मेरे को कौन सा सही लग रहा है, कौन सा सही जो आपको अपने अभी सहूलियत के लिए चाहिए, आपने लाइक ये है। बाहर से डालने तो अपलोड करने के लिए दिया है ना, डाउनलोड करो जिप यहाँ पे बस डाल दो। नहीं 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 नहीं, ये थीम है, जैसे थीम फर्स्ट से बताया था, पहले $59 का खरीदो, यहाँ पे इंस्टॉल करो। यहाँ का ये फ्री का बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। हम्म? इतनी वो थीम फॉरेस्ट वाले बहुत सॉलिड सॉलिड है ये, जो एकदम कम यूज होता है या फिर डेमो बना के रख देते हैं उसके लिए ये। लाइक अभी मैंने अस्त्रा वाला थीम इंस्टॉल किया है, मतलब एक्टिव किया है। इसमें जितनी थीम चाहो, अभी पहले 3 थी अपनी, एक ये था और ये था। अब देखो मैंने ये वाला इंस्टॉल किया जस्ट, हुआ ये सबसे। और चेक करना रहे तो अपना नॉर्मल यूआरएल, ठीक है। लेआउट ये आया है क्योंकि उसका जो यहाँ की थीम होती है वो डेटा नहीं देता है कि आप एक्सपोर्ट कर लो। अब जब डाउनलोड करोगे ना, कोई पेड लोगे, तो वो अपना डेटा एज इट इज़ पूरा देगा, यहाँ पे इंस्टॉल करो एक्सपोर्ट करो। इसमें आई थिंक ये दिया होगा एक्सपोर्ट करने का। देखो यहाँ से आपको बिल्डर में दिया है कि अपलोड कलर सब सेट करना पड़ेगा आपको। करता हूँ इसका एक थीम कोई करके इंस्टॉल करता हूँ, पहले समझा देता हूँ, नहीं तो मिल जाएंगे इसमें विद डेटा के साथ। कभी भी थीम डाउनलोड करते हैं विद डेटा के साथ, उसमें हमको इसमें इंपोर्ट करना था पूरे डेटा। अब क्या होता है, ये आपके थीम हो गए, यहाँ पे पूरी थीम दिखती है। जो नई थीम डालनी है यहाँ पे आप ऐड करके नया थीम डाल सकते हो। थीम बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, थीम बनाना बड़ा टफ काम है अभी के लिए। आप लोग फ्रंट एंड पे काम करोगे, थीम बनाने के लिए भी दिखाऊंगा बैक एंड में कोड कितने लिखे जाते हैं वो देखना। तो कर दो इंस्टॉल। आप कभी भी अपना इसमें लाइक आप वर्डप्रेस में आपने 20 थीम की है, कंटेंट कभी चेंज नहीं होंगे, थीम लेआउट चेंज हो जाएंगे। जब भी जिसको एक्टिव करोगे उस समय फ्रंट में वही शो होगा। अभी मेरा ये वाला एक्टिव है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, जिस थीम को आप एक्टिव करोगे, आप इसको एक्टिव कर दोगे ये हो जाएगा, इसको एक्टिव कर दोगे ये हो जाएगा, चलेगा एट ए टाइम एक ही, ये नहीं कि चारों थीम चलती रहेंगी। चारों पड़ी हैं, ऑप्शन आपके पास है, आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, कौन से यूज करना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज इसमें, ठीक है, थोड़ा सा हो गया, बाद में इंस्टॉल कर वो थीम बदलते रहना। अभी ये चीज़ एक बार देख लो। कस्टमाइज क्या होता है, अगर आपको कस्टमाइजेशन में इसमें चीज़ें दिया रहता है। अभी लोगो आप कोड से अपलोड करते हो, यहाँ पे क्या होगा, थीम का कलर चेंज करना है यहाँ से करो, लोगो अपलोड करना है यहाँ से, लोगो आपने अपलोड कर दिया कोई भी। हम्म? कौन? नहीं, ये चीज़ अच्छी लगेगी बस, और कोई बात नहीं है। इमेज कुछ मिल, ठीक है। अब जैसे लोगो की बात बता रहा हूँ, नॉर्मल अगर लोगो अपडेट करना है तो इसमें यह है कि चीज़ें, ये नहीं कि ये इसका सिंपल फॉर्मेट है। अभी कोई लाइक मैं अभी एलिमेंटर इंस्टॉल करूँगा इसमें, तो
उसमें तरीके जैसे लोगो अपडेट करना तो उसके थ्रू आप करोगे, जितने प्लगइन इंस्टॉल करोगे यूज उसी के हिसाब से करने पड़ेंगे। अब ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो, अगर कोई इसमें पेड प्लगइन नहीं डाला गया है तब आप ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऐसे ही मिलेगा आपको। लोगो अपडेट करना है, यहाँ से आपने अपडेट कर दिया, कुछ करना नहीं पड़ा, बैकएंड से किसी को भी लोगो अपडेट करना है कर दिया। कोई आपको विजिट्स क्या होते हैं, एक चीज़ और देखो, इसके एक एक चीज़ समझ लो, फिर करने में ना तब पता चले कि बस कर रहे हैं पता ही नहीं है। विजिट्स क्या होते हैं कि लाइक आपने एक विजिट्स बना दिया, विजिट्स यहाँ पे आते हैं, ये देखो। हम्म, क्या हो जा रहे हो, क्यों? हम्म, ओके। ये होता है जैसे आप ब्लॉग देखते होगे बगल में आर्काइव आता है समथिंग समथिंग करके, वो चीज़ें तो ब्लॉग में क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट। विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स आप बना दो कुछ भी जो स्टैटिक हर जगह कॉल करानी है, बना दो, उसका शॉर्टकट मिलता है, लाके यहाँ पे अपना इम्प्लीमेंट कर दो। अब विजिट्स आती कहाँ से हैं, देखो जैसे जैसे कैटेगरी की विजिट्स बनी है, आर्काइव की, रिसेंट पोस्ट की। आप किसी पेज पे कॉल करना चाहते हो तो विजिट्स एडजिटिस कॉल कर लो। लाइक जैसे एक मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। ये मैंने एक पेज बनाया, ठीक है। मेन्यू क्या होता है, एक पेज बनाता हूँ फिर एक फॉर्म वहाँ पे कॉल करता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ फिर कैसे काम होता है। लाइक आपने अभी करंट में आपके दो पेज बने हैं, टेस्ट और सैम्पल पेज। मैं कॉन्टेक्टस करके पेज बनाता हूँ, कॉन्टेक्टस करके। तो आप क्या करोगे, अगर पेज बनाना है कभी भी आपको, तो सबसे पहले आप पेज क्रिएट करोगे। मैंने एक पेज क्रिएट किया, ठीक है, आपने पेज बना दिया। इसमें फॉर्म हम कुछ है नहीं। अब आप सोच रहे हो इसमें फॉर्म भी होना चाहिए, तो इसके एक सबसे बेटर इसमें जो फॉर्म होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन होता है। वो प्लगइन क्या करता है, आपको पहले इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, प्लगइन में आओगे, ठीक है। अब इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो गए चीज़ें समझने के। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ ना 99% चांस रहता है आपको प्लगइन मिल जाते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, गैलरी का प्लगइन मिल जाएगा, फॉर्म का प्लगइन मिल जाएगा। एक गिलास पानी पिला दो, चाय नहीं पिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिकली ये हो जाता है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 उसमें भी पेड आते हैं, उसमें कंडीशनल सब चीज़ फॉर्म होता है। तो अब प्लगइन कोई भी इंस्टॉल करना है आपको, तो आपने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करोगे। हम्म, ये इंस्टॉल कर लो सब लोग। इसमें शॉर्टकट जनरेट होगा, जितने भी थीम इंस्टॉल करोगे सबके शॉर्टकट बनते हैं, उसको यूज कैसे करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाय लेते जाओ, मैं कम दिया करूँ, चाय बहुत कम पीता हूँ। ठीक है, लेकिन आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद उसको एक्टिव करना पड़ता है। कोई चीज़ इसमें करोगे, थीम इंस्टॉल करोगे उसको भी एक्टिव करना पड़ेगा, प्लगइन इंस्टॉल करोगे उसको भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपने इसको कर दिया एक्टिव, आपका यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जितने प्लगइन होंगे आपको दिखते रहेंगे, यहाँ पे यूज कर रहे हो तो पूरे प्लगइन आपको दिखेंगे। जहाँ ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे या लेफ्ट साइड में आपके, देखो ये अभी तक ये था नहीं, जितने इंस्टॉल करोगे अपने राइट साइड में उसके, या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर इसका ट्यूटोरियल पढ़ना पड़ेगा भाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे बन गया ये। अब क्या करोगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल गया, आप एक नया फॉर्म बनाओगे, ठीक है। ये फॉर्म नहीं यूज करना है, इसको हटाओ। अब आपको इसी में अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नेम ईमेल फ़ोन नंबर जो भी है। अब आप इसके आगे कुछ और चाहते हो, इसका लेआउट आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से।
आपने अपना HTML का डिज़ाइन बनाया, ठीक है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ये जो चीज़ दिख रही है आपको, जहाँ पे भी आपका फील्ड आ रहा होगा ये पुट करना पड़ेगा। बाकी लेबल CSS आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसका, लेकिन जो ये डेटा होता है, अगर अभी एक सेकेंड होल्ड करो, ठीक है, अभी मैंने एक टेस्ट करके बनाया, इसमें मेरे को एक शॉर्टकट मिला है, शॉर्टकट ये मिला है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, किसी ने बोला भाई मेरे को किसी पेज पे कहीं पे भी लाना है, ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक पेज पे कर दिया। अब आई थिंक क्लाइंट बोलते हैं भाई मेरे को ये फॉर्म हर पेज पे चाहिए, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको सिर्फ कोड में जाना पड़ेगा या फिर इसके फुटर में। कर दो बंद, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, अब ये यहाँ पे जितने फॉर्म बनाने हैं आपको, इसमें ऐड करते जाओ फॉर्म। लाइक आपको यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करनी है, क्या चीज़? हाँ, एक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कॉन्टेक्ट दिख रहा होगा, आ गया होगा, कोई एक फॉर्म क्रिएट करो नया। देखो ये वाली बात मैं ये कह रहा था, ये तो लेबल अपने डिजाइन के लिए हमने किया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लाइक टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बनाओगे, आप क्या चाहते हैं? आप कोई फॉर्म, एक कमेंट का, कमेंट के लिए क्या है, हमेशा टेक्स्ट बॉक्स ही रहता है, ऊपर इसने दे दिया है टेक्स्ट एरिया ले लिया। इसको आपको रिक्वायर्ड रखना है कि नहीं रखना है? वैलिडेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई कोड नहीं करना है। अगर आपने ऊपर इस पर क्लिक कर दिया, मतलब ये रिक्वायर्ड हो गया। आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कि नहीं होता कि जो आप लोग यूज़ करते हो प्लेस होल्डर, आपने ये यूज़ कर लिया, आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो जो ये सेक्शन मिला है आपको, टूटेगा भाई तो। ये ऊपर दिया ना, आपको चाहिए क्या? देखो, टेक्स्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, यूआरएल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, डेट चाहिए, कोई चाहिए आपको, यहाँ से आप उठा लो जो फॉर्म आपको बनाना है। फॉर्म में तो कुछ भी आ सकते हैं, किसी को नंबर चाहिए, किसी को ईमेल आईडी चाहिए। हाँ, वर्डप्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, बस यूज करने की आना चाहिए बस चीज़ें। अब आपने फॉर्म बना लिया, कितना बड़ा फॉर्म बनाना है इसको कोई मतलब नहीं, फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। फॉर्म क्रिएट हुआ तो आपको ये चीज़ मिली है आपको, ये शॉर्टकट होता है, कहीं पे भी यूज करना है तो ये आपको डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ऊपर का जो ब्लू वाले में टिक है, देखो, जितने फॉर्म बनाए रहोगे। हम्म, किसको? जैसे ये फॉर्म है मेरा, टेस्ट फॉर्म है, ठीक है, एडिट करना है, एडिट कर दिया, अब क्या एडिट करना है? आप लगाओ ना अपना लेबल, ये आप मेरा, ये बस इतना मेरा कोड है, बाकी अपना यहाँ पे पूरा CSS उठा के पटक दो आप, पूरा आप अपना HTML पटको। हाँ, अभी इसकी जो बैकएंड में चलता हूँ, जो जहाँ पे इसकी फाइलें मिल रही हैं, आप CSS करोगे कहाँ पे? आपको तो बस अपना एक पाथ मिलना चाहिए, वहाँ पे अपना CSS करो, क्लास तो ये बाई डिफ़ॉल्ट मिल ही रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म बना दिया है, ये मेरा शॉर्टकट मिल गया है। अब मैंने पेज ओपन किया अपना, जिस पेज पे काम करना है मेरे को, ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है। बोलो। अब वही बता रहा हूँ, आपने एक पेज बना दिया है, आपने एक अलग पेज बना दिया है, आपने फॉर्म बना दिया, फॉर्म का शॉर्टकट आपने उठा लिया है। कोई भी प्लगइन बनाओगे तो हमेशा शॉर्टकट देगा। ये आया तो इस पे क्लिक कर दो। हम्म, नहीं, हटा दो सब, मेरा एट्रीब्यूट रखो आपका, वो तो लेबल इसलिए डिजाइन के लिए दिया है उसने। आपका जो ये फॉर्म है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बस ये चीज़ों की ज़रूरत है। अब लेकिन, हाँ, अब उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये नाम है। आप क्या करते हो, कोई फॉर्म बनाते हो तो पहले नेम लिखते हो, नेम के आगे इनपुट फील्ड देते हो ना, इसलिए वो लेबल में बस डिफाइन कर दिया, आप उसके आगे कुछ भी करो, इनपुट रखो।
लेकिन जो मेरा ये आपने जो जनरेट किया डायनेमिक, ये डेटा है बस, ये इससे मतलब रखो आप। बाकी ऊपर नीचे का सीएसएस आप करोगे। ठीक है। अब मैंने ये शॉर्टकट लिया, ये मेरा कॉन्टेक्टस वाला पेज है। अब इसमें क्या करो आप, अपना शॉर्टकट जहाँ पे भी आपको यूज करना है एज इट इज़ इसको ख़त्म करो। ये फॉर्म आपका बन गया। अच्छा, आपने एक कोई पेज बना लिया पहले? एक पेज बनाओ। हाँ, वो तो एक पेज बनाओ, कोई भी डमी सा, एक कोई डमी पेज बनाओ। पेज ऊपर यहाँ से बैकएंड में पेज तो बन रहा है, आप यहाँ से पेज बनाओ ना एक। फॉर्म कहाँ लगाओगे, किसी पेज पे ही तो लगाओगे। तो एक पेज क्रिएट करो। पेज क्रिएट हो गया। हाँ, पब्लिश करोगे तभी तो, पब्लिश तो करना पड़ेगा। हम्म, पेज का यूआरएल बन गया होगा, नहीं बन रहा होगा, देखो इसमें तीन चार जगह होते हैं। पेज नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आना, व्यू कर देना, डायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगा उसका। पेज को एडिट करो, जो भी पेज बनाया आपने। हम्म, ये मत लिखो, ये लिखना नहीं है। जो आपने फॉर्म बनाया होगा वही लिखना है, यहाँ पे शॉर्टकट वही है फॉर्म का। आपने क्या, आपके सिस्टम में क्या बनाया? देखो यहाँ पे शॉर्टकट, आप जितने फॉर्म रहेंगे ना, शॉर्टकट जो भी फॉर्म यूज करना चाहते हो, यहाँ पे शॉर्टकट उठा लेना उसका। ये पूरा शॉर्टकट होता है, इसको उठाओ और जो भी पेज बनाए हो यहाँ पे रख दो बस। उठा के वो पूरा टेक्स्ट, जैसे मैं ये कॉन्टेक्टस अपडेट कर रहा था वैसे ये नॉर्मल कर दो। नहीं हुआ क्या? ये शॉर्टकट यूज कर, ये वाला आपने यूज किया, ये कॉपी कर लिया। हम्म, पेज बना दो, यहाँ से क्रिएट करो, पेज तो बन गया। अरे आप यहाँ पे आए, ये ऐड न्यू पेज नहीं है, यहाँ पे क्लिक करो, तैयार हो गया आपका पेज। सुनो सुनो, दिक्कत क्या हो रही है अभी? बस कॉपी करो इसको, अपने पेज पे आओ, पेज पे आओ, एक पेज क्रिएट करो कोई भी। देखो मैं एक काम करो, ऐसे करो, एक मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने पेज क्रिएट किया, ठीक है? क्योंकि हो सकता है मैंने दूसरी थीम इंस्टॉल कर दी, थीम आगे पीछे हुआ होगा किसी, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। कौन सी, कौन सी यूज करूँ बताओ? यहाँ पे फॉर्म कर दो कुछ भी, यहाँ पे सीधे अपना, अगर ये वाले थीम में बाय डिफॉल्ट दो फॉर्म बने हैं ना मेरे। हुँ? अरे इसमें बाय डिफॉल्ट ही आ गया, तो क्या बताऊँ, रुक जाओ एक सेकंड। अब प्लगइन इसमें इंस्टॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट उसने दे ही दिया ऐसे ही। एक सेकंड होल्ड।
दूसरा वाला चूज कर लो। हम्म, वहीं पे जाओ, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी पेस्ट करोगे ना आप अपना शॉर्टकट, ये तुरंत उठा लेगा। हाँ अपडेट कर, कोई चीज़ करोगे तो अपडेट करना पड़ेगा। सही है। अब देखो, हुआ नहीं है क्या अभी? ठीक है, अब एक चीज़ है इसमें, देखो मेन्यू वेन्यू सेटिंग तो चीज़ें, कोई भी अपना काम करोगे कोशिश करना 10-12 पेज बनाना कंटेंट, ये कुछ और जो अच्छा लगे भाई, मेरे को गैलरी भी लगानी है, गैलरी का प्लगइन इंस्टॉल करना, उसका शॉर्टकट मिलेगा, जहाँ यूज करना चाहते हो वो करना, वो आप लोग के ऊपर है क्या क्या करना है, वो प्रैक्टिस करना है। और वर्डप्रेस 2-4 और इंस्टॉल करना है, आपने एक ही इंस्टॉल कर लिया अभी। अब दूसरा ऐसा नहीं कि दूसरा इसी में करोगे, दूसरा आपने प्रैक्टिस 2 बनाया, प्रैक्टिस 2 करके एक वर्डप्रेस जो डाउनलोड किया है उसका क्लोन करोगे प्रैक्टिस 2 करके, एक डेटाबेस अलग बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस 2 करके, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा सब कुछ। हाँ जितनी बार आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे हर बार यूजर नेम पासवर्ड सेम रखो ना, लोकल पे काम कर रहे हो तो सबका पासवर्ड याद रहेगा। वो इंस्टॉल करना 4-5 बार, जितने मतलब घर पे कोशिश करना 3-4 बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, अलग अलग नाम से। अब देखो, अब इसमें आते हैं इस पे, अभी विजिट चल रहा था, तो विजिट्स क्या है, जैसे आपका एक बन गया, आपने कॉल करना है तो ऐसे ही कॉल करोगे। अब इसमें क्या होता है, मेन्यू होते हैं, अभी आपके वेबसाइट पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सैंपल टेस्ट, ठीक है। अब ये आपके मेल पे जाएगा, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अभी फॉर्म में बता दे रहा हूँ। फॉर्म में मैंने पीएचपी में क्लियर किया था हमेशा 4 पैरामीटर। हेलो, हाँ बताओ। आई थिंक, नो इशू नो इशू। थैंक यू। डन डन, मैं कर दूंगा। ठीक है, सुनो, अब जो इसमें काम करना है, अभी इसमें एक चीज़ और क्या है कि लाइक आपका, आपने पेजेस बना दिया, पेजेस आप, नहीं स्क्रीन शेयर है, आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, फिर से आप कनेक्ट कर लो डिस्कनेक्ट करके। आप कान कचड़ा हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, ओके डन। देखो, देखो मेन चीज़ अभी इसके, ये चीज़ें पढ़ लो अभी। आपने पेज तो बना दिए, आप चाहते हो कि भाई मेरे हेडर में भी तो आए, या फिर कुछ पेज नहीं बनाया हो, नहीं होता कि हम टारगेट ब्लैंक का जो पेज बनाते हैं, ऐसा कोई भाई नहीं, ये पेज मैंने बनाया नहीं है, मेरे को मेन्यू में एक गूगल लिखना है, गूगल पे क्लिक करे कोई और जाए, वो पेज आपने बनाया नहीं है। उसके लिए इसमें कैसे करेंगे, आप अपीयरेंस में आओगे, थीम कस्टमाइजेशन समझ गए, जो लोगों को चेंज करना कस्टमाइज में करोगे, विजिट्स बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। मेन्यू वाले पार्ट में, मेन्यू वाले पार्ट में हम यहाँ पे आते हैं। अभी क्या है, जितने पेजेस आप बनाते जाओगे ना, जितने पेज बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे असाइन होते जाएंगे। आपने अभी यहाँ पे आया, मैं करता हूँ एक टेस्ट, जो एक कोई ऐसा बना देना, हेडर, फुटर या साइड मेन्यू, या अपने हिसाब से जो भी है बना देना इसको, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना कोई मेन्यू बनाने हैं तो। मेन्यू लाइक अबाउट अस, फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, तो यहाँ से पूरे मैनेज होंगे वो। मैंने एक टेस्ट करके बनाया, ये मेरे इनेबल हो गए। अभी करंट में मेरे ये 3 पेजेस हैं, ठीक है। आप 3 पेजेस को कहीं पे भी यूज करना चाहते हो, आपने इन तीनों को क्लिक किया, ये मेन्यू में आ गए। अब ये होता है कि इसमें मेन्यू में ये भी तो होता है, ड्रॉप डाउन आते हैं, जिस क्या बोलते हो, हैमबर्गर,
इसमें आपको किसी को भी करना है, सीधे आपने उठाया, आपका बन गया। ठीक है। अच्छा, नो इशू। आप ये ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम जो बोलो, मेन्यू बनाना है, आपने उठाया, ये टेस्ट के अंदर आ गया। एक सेकंड। ठीक है। अब अच्छा लगेगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें सब कुछ इसमें बनी। अब देखो किया हुआ है, आपने एक टेस्ट बनाया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके, अब इसमें भी एक मोबाइल में आपको नहीं चाहिए कोई चीज़, तो यहाँ पे सेटिंग रहती है भाई, आपने डेस्कटॉप में हॉरिजॉन्टल मेन्यू के लिए ये कर दिया, फुटर में लगाने चीज़ तो वहाँ से कर दोगे आप। अब जो इसमें कह रहा था कि आपको चाहते हो कि भाई मेरे को एक ऐसा लिंक चाहिए ना, जो मैं पेज नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो पेज आप बनाओगे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस आते जाएंगे, आप असाइन करते जाओ। अब कोई आपको बाय डिफ़ॉल्ट डमी एक बनाना है, तो इसमें ये होता है, जितने पोस्ट बनाओगे वो भी आ जाएंगे। अब कस्टम लिंक होता है, आपने यहाँ पे गूगल लिखा। हुँ? मैंने अभी कहाँ, मैंने कंप्लीट ही कहाँ किया इसको, यूआरएल ही सर्च कर रहा था। ठीक है, आपने इसको ऐड मेन्यू कर दिया, गूगल आ गया यहाँ पे, इसको सेव कर दो। ठीक है। अब जब इस ये आपने पेज तो बनाया नहीं है कोई, इस पर आप क्लिक करो, कहीं और जा रहा है। तो मेन्यू में जो बता रहा था, हुँ? आप ऐसा भी होता है ना, वेबसाइट पे हम किसी का लिंक दे देते हैं कहीं पे भी जाए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेज बनाओ, पेज बना के भी कर सकते हो, पेज बनाओ उसका लिंक रिडायरेक्ट कराओ। इससे बढ़िया इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसने दे दिया कस्टम लिंक, जो आपको चाहिए पेज, बिना पेज बनाए अपना काम कर लो। कैटेगरी जितने बनाए रहोगे, अब ये होता है कभी आपको कैटेगरी कॉल करनी पड़े। अब ये है एग्जांपल, आपने इसको ऐड किया, इधर आ गया, आपका एक पेज और आ गया ना। ये अनकैटेगरी करके नहीं आ गया ये, यहाँ से कैटेगरी बनती है, देखो। आपने यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे एक शो हो रहा है। आप यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने ये बनाया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आप चाहते हो कोई कैटेगरी को भी यहाँ पे कॉल करना, होम पेज में कोई कैटेगरी भी कॉल करनी है, कोई पोस्ट कॉल करनी है, वो चीज़ें जो ऊपर बनाते जाओगे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आता जाएगा। आप इसको मेन्यू में साइन करना है, आपने चेक किया है, यहाँ पे आ गया, इसको सेव किया। गूगल आ गया, डेटा आ गया। ठीक है। तो जितने पेज बनाओगे, फॉर्म बनाने हैं, वो यहाँ से कर लेना। एक चीज़ और पूछ रहे थे, वो थोड़ा फॉर्म पे आ जाता हूँ मैं। जैसे इन्होंने फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब आपने जस्ट फॉर्म बनाया, भेजना किसको है, तो इसमें पूरे ऊपर दिया है आपको ये मेल दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, भेजना किसको है। फ्रॉम मतलब किसके थ्रू जा रहा है, कुछ तो, जैसे मेल आती है किसी के थ्रू ही तो आपको आती है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लाइन डाल दोगे आप, और ये एडिशनल हेडर में मैं बोल रहा हूँ, आप अपना माइक वो क्या कहते हैं बंद कर दीजिए, उसको म्यूट कर दीजिए। ठीक है। और आपको जो लास्ट वाला है, इसमें आप क्या क्या भेजना चाहते हैं, अभी देखो एक चीज़, ये आपको ब्लैक में दिख रहा है ना, नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज, यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया है नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज। और यही डेटा हमेशा जो मैं जनरेट हुआ था, यूज हमेशा यही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं कि आपने योर मैसेज को कुछ और कर दिया। जो यहाँ पे चीज़ें जनरेट हुई हैं, योर सब्जेक्ट टेक्स्ट, यही चीज़ें हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया, इसने चार चीज़ें दे दी आपको। ये ब्लैक में क्यों दिख रहा है, क्योंकि
आप जब मेल भेज रहे हो उसको, तो आपने बस चार चीज़ें भेजी है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज बॉडी। टेक्स्ट एरिया यूज ही नहीं किया है, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। अगर आपने इसको कॉपी किया, सेव किया, ठीक है, अब ब्लैक तो नहीं है ना। मतलब कि वो आपको ये बता रहा है कि आपने जब डेटा भेज रहे हो तो कुछ ऐसी आपसे मिस हो गया जो आप नहीं भेज रहे हो यूजर को। समझे ये? समझे? अगर बाई चांस मैंने इसी को हटा दिया, ठीक है, आपको ऊपर ब्लैंक ब्लैक दिखने लगा, मतलब कि आप कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप उसका ईमेल आई, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दोगे, यहाँ पे अपना फॉर्म डाल दोगे जो किसके थ्रू आ रहा है। लाइक अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे को मेल आ रही है, तो यहाँ पे दिखे तो हाँ भाई डाइस के थ्रू आ रही है, तो डाइस का एक इन्फो वाली मेल आएगी। जो भी हो, नो रिप्लाई जो भी एक वो ईमेल आईडी डाल देंगे नीचे अपना। अब इसका फॉर्मेट आप किस फॉर्मेट में चाहते हो अपना एचटीएमएल कर दो। एचटीएमएल में एक टेबल बनाओ, नेम के अंदर ये आना चाहिए। उसमें क्या करोगे, बस तुमको मैं कह रहा हूँ ना, इसी से खेलना है आप लोग को, ये चीज़ होनी चाहिए आपकी बस। बाकी अपना एचटीएमएल यहाँ पे रखो, मेरा कोई इशू नहीं उससे। जो मैं डेटा भेज रहा हूँ मेरा कोड वहाँ पे लगना चाहिए। आपका पीएचपी होता है, अगर मैं हेडर फुटर इंक्लूड करता हूँ, ऐसा तो नहीं आपकी छेड़खानी करता हूँ किसी कोड से। मैं अपने सेक्शन को बस हाँ जो मेरे को चाहिए उतना कट कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको जो चीज़ चाहिए उतना, इसका जो चीज़ ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आपको वेरिएबल बोलो, डेटा बोलो, जो स्टोर कर रहा है योर ने ईमेल के आईडी के अंदर आपकी ईमेल आईडी स्टोर कर रहा है। ऐसा नहीं आप एचटीएमएल में अपने मन से योर की जगह देयर ईमेल आईडी लिख दो। ये टेक्स्ट वर्ड जो भी एकदम सेम ईमेल आईडी की जगह ये डाल दो, बस डायनेमिक हमेशा आता रहेगा। ठीक है, तो समझ गए ये मेल यहाँ पे अपना सेटिंग जब करोगे लोकल पे, ऐसा नहीं कि घर पे भेजोगे मेल कहोगे मेल नहीं आ रही है, क्योंकि आपके लोकल पे है, कहीं सर्वर पर से मेल आती है, लोकल से नहीं आती है। ये सर्वर पे सेम फाइल चढ़ जाएगी, वहाँ से मेल अपना एक्टिव हो जाएगा। मैसेज ये होता है कि आफ्टर सबमिशन क्या मैसेज आना चाहिए, नहीं आता कि थैंक यू फॉर ये। यहाँ पे आप मैसेज कभी भी चेंज कर सकते हो, भाई मेरे को मैसेज चेंज करना है। एडिशनल आफ्टर, लाइक इसमें एक दो और प्लगइन आते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के बाद, अभी ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा। इसमें ये होता है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी और पेज पे थैंक यू मैसेज पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। अभी क्या होगा, फॉर्म सबमिट करोगे तो एरर आएगी। अगर ये फॉर्म सबमिट हो जाता है तो किसी और पेज पे भेज देगा, या फिर वहीं पे मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन। उस मैसेज को चेंज करना है तो इस मैसेज में आओ, अपना पूरे मैसेज दिया है क्या क्या मैसेज होने चाहिए, उसको एडिट कर दो। आप अपना मैसेज डाल दो, कस्टम मैसेज डाल दो। ठीक है, अपीयरेंस हो गया, प्लगइन इंस्टॉल करना हो गया ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये वर्डप्रेस में कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं। अब किसी ने बोल दिया शॉर्टकट तो मिल गया आपको, आप पीएचपी पेज में करना रहे तो कैसे यूज करोगे। बाई चांस कोई पूछ ले, वैसे आप लोग से क्वेश्चन निकलते हैं। अब जैसे फुटर मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे लग जाए। हाँ तो एक बार बंद करके चालू कर लो, आप बंद रुक गया तो। देखो, अगर हमको पीएचपी अपने किसी पीएचपी के फाइल में करना है अगर हमको अगर हमको पीएचपी में, मैं इसका फाइल का स्ट्रक्चर बैकएंड में बता दे रहा हूँ कहाँ पे अगर यूज करना है तो। ये होता है डू शॉर्टकट, इसके अंदर वो जस्ट अपना जो आपने शॉर्टकट मिला था ना, यहाँ पे अलग पेस्ट करके इसको इको करा दो बस। और लेकिन ये आपको अभी पता नहीं है, कहीं बैकएंड में तो ऐसा कोड है नहीं कि पीएचपी में करोगे। अब मैं वर्डप्रेस का जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें चलता हूँ, बताता हूँ चीज़ें मिलती कहाँ से, कहाँ का थीम है। हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, ये हमारी WP कॉन्फ़िग फाइल थी। ये हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, जब इंस्टॉल किया था बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज हुआ था। ठीक है,
जिसने भी कहीं इसमें किसी ने काम नहीं किया होगा, ये कॉन्फ़िग फाइल देखना, सबका डेटाबेस खुद चेंज हो गया होगा। दूसरा अपना डब्ल्यू पी कॉन्फ़िग याद रख लो एकदम। डब्ल्यू, हाँ, हम्म, ये जो हमने डेटाबेस इंस्टॉल किया है ना, तो आप कह रहे थे ना अभी सैंपल क्यों दिया है, ये सैंपल वाले से देता है जब कुछ नहीं मिलता है, तो जब आपने इंस्टॉल किया ना तो ये तुरंत इंस्टॉल करते समय इसको रीनेम कर देता है, खुद ये जनरेट करता है। हुँ? क्या? हाँ चेंज होगा, सैंपल बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पर रहेगा, सैंपल को रिमूव नहीं करता है वो, आपके कॉन्फ़िग फाइल में चेंज हो गया होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज़ उसमें मैं नीचे बता रहा था ना, डब्ल्यू बी प्रीफिक्स आया होगा, डब्ल्यू बी प्रीफिक्स आ रहा था ना जब स्टार्टिंग में पूछा था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय सबसे नीचे। उसका मतलब ये था कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, घर पे जाना दो तीन इंस्टॉल करना, अभी डे 5 जब ने डेटाबेस बस बनाया था उसमें कुछ किया नहीं था। अब इसमें देखो, इसको मैंने इतनी टेबल 11 टेबल बन गई हैं, इंस्टॉल किए हो तो जो बैकएंड से चीज़ें आपको दिख रही हैं वो पूरी चीज़ें यहाँ पे बन गई हैं, ये बनाना नहीं पड़ता इंस्टॉल करते समय। जैसे हाँ, हाँ इसमें वो आ गया होगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ गया होगा। ठीक है। ये आपके, अगर ये होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में हर जगह यही रहता है, डब्ल्यू पी इतना। इससे तो मेरे को ही पता चल गया भाई टेबल का नाम क्या है, किसी और की वेबसाइट का भी टेबल का नाम ये नहीं चेंज होगा। इसीलिए प्रीफिक्स में जो डब्ल्यू पी दिख रहा है ना, वहाँ पे हमेशा अपनी कंपनी का नाम लिख दो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट का नाम, इंस्टॉल करते समय घर पे जाना डब्ल्यू पी की जगह ना कुछ और लिख देना, पूरी टेबल बनेगी ना डब्ल्यू पी की जगह वो चेंज रहेगा, कहीं इशू नहीं आएगा। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से किसी को टेबल का नाम नहीं पता, आपको पता है आपने बनाया है, तो ये चीज़ें मतलब लॉजिकली हमेशा जो सेट करनी चाहिए, टेबल का नाम हमेशा प्रीफिक्स अपने पास से डिफाइन कर दो आप, उस दिन का डेट डाल के बना दो, क्या दिक्कत है। ठीक है। ये आपका यहाँ पे, इसके बाद इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेबलें बन गई, अब जो भी काम करोगे ना यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। जैसे फॉर्म बना रहे हैं वो फॉर्म हमको कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, फिर वहाँ पे कॉल हो रहा है बस चीज़ें। क्या ऐड करनी है? क्या ऐड करना है बताओ? ये कर लो, यहाँ पे ऑप्शन डालो। पढ़ना भी पड़ता है उस हिसाब से, ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वन ऑप्शन पर लाइन ये लिखा है। आपने ऐड कर दिया। ठीक है, आ गया ये, इसको हमने कर दिया सेव, आ गया आपका ये। अब उसमें ये भी कंडीशन है भाई, मल्टीपल चेक बॉक्स है कि वन, वो आपको कंडीशन सब उसी में देखनी पड़ेगी, करना कुछ नहीं है, कोड नहीं करना है, यहाँ पीछे जो बाई डिफ़ॉल्ट आती रहेंगी। ठीक है। अब देखो इसका एक बार कोड पे देख लेते हैं, ये आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था आपने, तो ये पूरी फाइलें आ गई, डब्ल्यू पी कॉन्टेंट प्लग इन देखो, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डाउनलोड इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आ गया है। अगर बाई चांस उसमें कुछ कस्टम काम करना पड़े तो पूरा फाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा आपको। थीम के अंदर जो भी आपने, मैं ये यूज कर रहा हूँ, देखो अब ये कभी खोलोगे ना, थीम के अंदर आप पहुँच गए, थीम के अंदर आप पहुँच गए तो कम से कम इतना तो वो दिक्कत अब नहीं हो रही है कि भाई अच्छा ये हेडर है फुटर है। ये जो तरीका होता है वर्डप्रेस का, आप इसमें देखो कि डिफाइन किया गया है प्रॉपर, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये इंडेक्स पेज हो गया, ये साइड बार हो गया। ये अब कभी देखोगे ना तो इतनी टेंशन नहीं होगी, अच्छा ये तो हमने देखा है, कभी सुना है हेडर फुटर का नाम। इसीलिए मैं पहले पेज में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे सब रखा गया डिवाइड करके। अब बाई चांस आपको इसके हेडर है ये आपका, कभी वैसे कोशिश करना कोड में कभी कुछ करना ना पड़े, फ्रंट एंड से काम, अब चाहते हो कि भाई हेडर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, आप अपना है ये जो चल रहा है यहाँ पे अपने जस्ट ऐसे ही चिपका दिया कुछ।
कहाँ पे HTML कहाँ किया था, देखे नहीं हो? बॉडी के अंदर लिखेंगे कि बाहर लिखेंगे? किसी और फाइल में काम कर रहा हूँ क्या? ये फाइल में तो काम ही नहीं चल रहा है। गलत फाइल उठाया। हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। थैंक यू। क्या हो रहा था? काम फाइल किसी और चेंज में कर रहा हूँ, थीम कोई और से यूज कर रहा हूँ। तो कभी भी आपको पता करना है कि एग्जैक्ट थीम यूज कौन सा कर रहे हो आप। तो अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, 2020, ठीक है। और मैं चेंज कर रहा था अस्त्रा वाले में। तो जो भी काम करना है मैं आऊँगा 2020 पे, ठीक है। इसमें मैंने हेडर उठाया, ठीक है, गलत फाइल पे काम कर रहा था। कभी भी PHP के अंदर ये काम नहीं करेगा, इसलिए बंद करने के बाद नॉर्मल टेक्स्ट डाला हूँ। नहीं तो आपको PHP में टैग डालना पड़ेगा, कुछ कोड वाली चीज़ लिखनी है तो आपको टैग अपना डालना पड़ेगा। अब बाई चांस मैंने ये यहाँ पे कोड में जाके किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आया है, वो स्किप के आगे कहीं छिप रहा होगा CSS के थ्रू, जो भी है। आपके बैकएंड में वो कोड आ गया है, हमने कोड में किया था, आपके मतलब पेज पे कोड आ गया। अब ये दिख नहीं रहा कहीं, आई थिंक कहीं ऊपर आया, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हेडर पे आ गया है मेरे को लगा। ठीक है, अब ये क्या है कि आपने हेडर में जब डिफाइन किया ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे हो रहा होगा। कुछ बहुत ज़रूरी पड़ जाए, अदरवाइज आप जब काम करोगे तो अपने बैकएंड से भी काम कर सकते हो। बहुत ज़रूरी पड़ जाए भाई, कोई चीज़ है मेरे को हेडर में दिखानी है, तो आप कोड में ये होता है, स्ट्रक्चर किसी का भी पता करना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये हेडर है, ये फुटर है, या फलाना या ढिमका है, जो भी। ये कोड का आपको पाथ मिल गया। थीम कैसे पता करेंगे, प्लगइन कैसे, इसमें कोशिश करना जितनी थीम है, एक कोई थीम इंस्टॉल कर लेना, प्लगइन कोशिश करना 4-5, जो आपको लगता है सहूलियत के हिसाब से ये होना चाहिए ऐसा कुछ। जो नहीं है कल सर्च करके बताना, सर ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या। गैलरी का प्लगइन डाल दो, कुछ लॉगिन का प्लगइन डाल दो, या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म में काम करना, सबने इंस्टॉल किया ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म में बस मेल जाएगी, डेटाबेस में एंट्री नहीं कर रहा है। इसमें प्लगइन आती है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 विद डेटाबेस, तो बस वो एक्सटेंशन होता है, एड ऑन होता है। इसमें इंस्टॉल कर लोगे तो जितने फॉर्म सबमिट करोगे ना, डेटाबेस में भी स्टोर होता रहेगा, बैकएंड में आपको दिखता भी रहेगा इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये आपका मेल काम करेगा, मतलब डेटाबेस में स्टोर होगा, बैकएंड में दिखेगा भी। हाँ हाँ, ये काम करेगा, मेल जाएगी नहीं लेकिन स्टोर होता जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पता चल गया थोड़ा सा। इसमें कोशिश करना R&D करने की, पेज बनाने की। कल एक कोई हम बढ़िया से थीम देख के इंस्टॉल करके उसमें काम कर लेंगे, ठीक है। ओवर करें, कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन, क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी? इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी चीज़ों को आपको अच्छे से, ठीक है।